प्रबोध एक छोटा कारोबारी था जो अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। उसने सालों की बचत से एक छोटी सी दुकान खोली थी जो अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। शहर के नगर निगम ने एक नया नियम लागू किया जिसके तहत सभी छोटी दुकानों को मुख्य सड़क से हटाकर शहर के बाहर स्थानांतरित किया जाना था। यह नियम प्रबोध के लिए एक बड़ा झटका था। उसकी दुकान ही उसके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र जरिया थी। अगर वह दुकान बंद कर देता तो उसका परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाता। प्रबोध ने कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, अधिकारियों से मिन्नतें की, गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सबने यही कहा, यह सरकारी फैसला है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। हताश होकर प्रबोध एक वकील सुश्री केतकी के पास गया। सुश्री केतकी एक निडर और अनुभवी वकील थी जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जानी जाती थी। प्रबोध ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। सुश्री केतकी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, प्रबोध, यह एक महत्वपूर्ण और मनमाना फैसला है। यह आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने प्रबोध को समझाया कि इस तरह के मामलों में रिट पिटीशन दायर की जा सकती है। उन्होंने बताया कि रिट याचिका एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए गुहार लगा सकता है। सुश्री केतकी ने तुरंत इस मामले में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सारे दस्तावेज इकट्ठा किए, नियमों का गहन अध्ययन किया और एक मजबूत रिट याचिका तैयार की। याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि यह नियम मनमाना है और इसमें उन लोगों की आजीविका का ध्यान नहीं रखा गया है जो इन छोटी दुकानों पर निर्भर हैं। उन्होंने इसे अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यापार करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया और इसके जवाब में कोर्ट ने जो न्याय दिया वो प्रबोध के हित में था। उसकी दुकान बच जाती है और वो अपनी आजीविका को निरंतर जारी रखता है, तरक्की को निरंतर जारी रखता है। तो रिट याचिका आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा का प्रावधान करता है, उसके लिए वो बनाई गई है। आइए हम आज रिट याचिका पे ही गहन अध्ययन करते हैं और विमर्श करते हैं इस पे। रिट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32 में इसका प्रावधान है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें इसका प्रावधान किया गया है। परिचय अगर हम इसका देखते हैं तो हमारा संविधान जहां हमें विशद रूप में मूल अधिकार प्रदान करता है, वहीं उसे प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा है। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तब वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। यह भी यहाँ उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार के उल्लंघन पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी उपचार के लिए जाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार विवेकी है। यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, या तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं या फिर आप हाई कोर्ट में जाएं। पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छानुसार दोनों में से किसी भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। परंपरागत मत के अनुसार मूल अधिकारों के अतिक्रमण से व्यथित व्यक्ति ही अनुच्छेद 32 के तहत संरक्षण पाने का हकदार होता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने लोकहित के माध्यम से अनुच्छेद 32 के क्षेत्र को अत्यंत व्यापक कर दिया है। परिणामतः अनुच्छेद 32 के अधीन कोई संस्था अथवा लोकहित से प्रेरित कोई नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लोकहितवाद दाखिल कर सकता है जो निर्धनता, अज्ञानता अथवा किसी अन्य कारण से दाखिल कर पाने में सक्षम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों के लिए प्रवर्तन प्रक्रिया के तहत जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रारंभ किया। यह समाचार पत्र में छपे महत्वपूर्ण समाचार के आधार पर भी स्वतः संज्ञान में लेकर कार्यवाही कर सकती है। आपने अक्सर स्वतः संज्ञान में कोर्ट ने यह मामला लिया, ये वाक्य आपने सुना होगा। तो पीएन भगवती साहब ने यह जनहित याचिका शुरू की थी और उसके आधार पे न्यूज़पेपर में कोई खबर आती है, कोई समाचार आता है, तो उसको भी आधार बना करके कोर्ट इसको स्वतः संज्ञान में लेकर के मामले को देख सकती है अपने तरीके से, ठीक है। इसे न्यायपालिका के सुने जाने के अधिकार का विस्तार माना गया है। जनहित याचिका विवादों के माध्यम के लिए नहीं बल्कि केवल लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने कहा है कि वाद, कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही और लोकहितवाद ने ले लिया है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का किसी व्यक्ति, विधायिका या कार्यपालिका द्वारा उल्लंघन हो या फिर वो छीने जाएं तो प्रभावित व्यक्ति इनकी रक्षा व उपचार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाने का विवेकी अधिकार रखता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग केवल व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए ही कर सकता है, अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं। अर्थात अनुच्छेद 32 सिर्फ मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, अन्य अधिकारों की ये सुरक्षा रक्षा नहीं करता है।
वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। रिट देखते हैं तो हैबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को प्रस्तुत किया जाना। मैंडमस परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रोहिबिशन प्रतिषेध, रोकना या मना करना। क्वो वारंटो अधिकार परीक्षा, किस प्राधिकार के द्वारा या किस प्राधिकार से। सर्सियरी उत्प्रेषण, पूर्णतया सूचित कीजिए या सूचना देना। पहले हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण को, हैबियस कॉर्पस को, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए या शरीर सहित उपस्थित करना। टू बी प्रेजेंटेड आर टू प्रेजेंट विद द बॉडी। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेने पर उसे छुड़वाने हेतु ये रिट जारी की जाती है। यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके द्वारा न्यायालय निरुद्ध या कारावासित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित कराता है तथा उसके निरोध की वैधता की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ द लीगलिटी ऑफ डिटेंशन करता है। भाई किस केस में बंद है, ये मामला क्या है, ये इसकी जांच पड़ताल जब करते हैं तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से की जाती है। निरोध का विधिक औचित्य न होने पर निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दिया जाता है। इस रिट हेतु याचिका निरुद्ध व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। किन स्थितियों में ये जारी नहीं की जा सकती, हम अगर उसकी बात करते हैं तो हिरासत यदि कानून के अनुसार है तो उसमें ये जारी नहीं की जाएगी। हिरासत विधायिका या न्यायिक अवमानना से संबंधित हो तो भी ये जारी नहीं की जा सकती। न्यायालय द्वारा हिरासत ली गई हो तो भी नहीं की जा सकती। हिरासत का मामला न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर का हो, ऐसे मामलों में भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती। इसका उद्देश्य हम देखते हैं तो निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की वैधता, मतलब उसको बंदी बनाया गया है उसकी वैधता क्या है अथवा अवैधता की जांच करता है। अतः इस रिट पर विचार के समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षतः उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। ये डिसीजन दिया गया था कालू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974 सुप्रीम कोर्ट के केस में। ये निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जिसके बारे में ये जांच की जा रही है उसका न्यायालय में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। किसे जारी की जाती है ये, अगर हम इसको देखते हैं तो प्राधिकारी एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध, लेकिन उनके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है जो न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है या जो नजरबंदी में नजरबंद है। 1975 में आपातकाल के दौरान लोगों को बंदी बनाए जाने पर 11 उच्च न्यायालयों ने हैबियस कॉर्पस रिट जारी की थी। ये मामला हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। जब हमारे देश में आपातकाल लगाया जाता है तो चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में जो अनुच्छेद 32 के तहत वो रिट जारी करते हैं तो उसमें वो पहले से ही वो आपातकाल के दौरान वो निरस्त हो गया था, वो मामला ही निरस्त हो गया था, कोर्ट को वो अधिकार नहीं था। तो ऐसी स्थितियों में हाई कोर्ट ने जो है वो हैबियस कॉर्पस जारी की थी। तो जिसे एसडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला, ये बहुत फेमस मामला रहा है। एसडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला का मामला 1975 में जिसे चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने चुनौती स्वीकार करते हुए हैबियस कॉर्पस रिट को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। इसे हैबियस कॉर्पस वाद कहा जाता है। परमादेश को देखते हैं, मैंडमस को, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है हम आदेश देते हैं। अंडर दिस द कोर्ट ऑर्डर्स एनी पर्सन, पब्लिक अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट कोर्ट, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन टू परफॉर्म देयर लीगल, स्टैट्यूटरी और पब्लिक ड्यूटीज और नॉट टू डू इट लीगलिटी। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने व या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। किसके माध्यम से? परमादेश के माध्यम से। यह रिट राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध तथा निजी पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। और कौन कौन से इसमें हैं? तो निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध नहीं जारी कर सकते हैं इसको। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं उनके विषय में भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं, तो भी जारी नहीं की जा सकती। संविधात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध हो तो भी इसको जारी नहीं की जा सकती। भारत के राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध और उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीशों जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं उनके विरुद्ध भी ये जारी नहीं की जा सकती है। प्रोहिबिशन को देखते हैं, प्रतिषेध को। तो प्रतिषेध का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्रोहिबिशन का, वो होता है मना करना। यह निषेधाज्ञा की बात है, ठीक है। यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध, केसेस बाय सीनियर कोर्ट्स अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड कासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के लिए जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जो उसमें निहित नहीं होती है। वो ताकत आपको इस्तेमाल करने से रोकी जाती है जो आपके अंदर है ही नहीं। इस प्रकार यह रिट कनिष्ठ न्यायालयों या अधिकरणों को अपनी विधिक सीमाओं या अधिकारिता का अतिक्रमण करने से प्रतिबंधित करती है तथा प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से रोकती है। यह रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध, ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और कासी जुडिशियल एक्ट्स, जारी की जाती है। यह रिट सिर्फ उसी स्थिति में जारी की जा सकती है जबकि कार्यवाही किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित हो। किसके विरुद्ध जारी की जाती है?
ध्यान रखिए हमेशा, न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को तब जारी की जाती है जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन, कार्य या सुनवाई करते हैं, तब ये जारी की जाती है। यह रिट तभी जारी होती है जब ऐसी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण में लंबित हो, वो मामला पहले से ही उस कोर्ट में या फिर अधिकरण में वो लंबित हो। तो ऐसी स्थिति में जो उससे हायर अथॉरिटी है वो मतलब या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर वो ये रिट जारी करते हैं। वो निर्णय देने से पूर्व प्रतिषेध संबंधित रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। किसी कार्यपालिकी या विधायीकृत अथवा किसी प्राइवेट व्यक्ति या संघ के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती है। उत्प्रेषण देखते हैं हम, सरसीगरेरी देखते हैं हम, तो पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है। द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर डायरेक्टेड टू रेफर टू द केस बिफोर देम टू द सीनियर कोर्ट। इस आधार पर जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या आधिक्य है, उसने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है, या निर्णय में वैधानिक गलती अभिलेख में स्पष्टतः दर्शित है, ऐसी स्थितियों में जारी की जाती है। प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ ये जारी नहीं की जाती है। यह तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी वैधानिक सीमा से बाहर जाकर निर्णय लिया है या निर्णय में कानूनी गलती की है। ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय उस पूरे प्रकरण को अपने पास मंगवा लेता है। अंतर प्रतिषेध उत्प्रेषण निर्णय देने से पूर्व या सुनवाई के दौरान जारी होती है। यह न्यायिक त्रुटि रोकती है, निर्णय देने के बाद जारी होती है। यह त्रुटि में सुधार करती है। ध्यातव्य है कि प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण दोनों रिटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। दोनों ही प्रतिषेध या फिर उत्प्रेषण दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती हैं, लेकिन दोनों रिटों का उद्देश्य अलग अलग है। कैसे अलग है? देखिए, प्रतिषेध जो होती है यह कार्यवाही के दौरान, ध्यान दीजिएगा, कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है। कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए जारी की जा सकती है, वो प्रतिषेध है। और उत्प्रेषण रिट जो होती है वह कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए दी जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रतिषेध कार्यवाही चल रही हो उसको रोकने के लिए है, और उत्प्रेषण जो है कि कार्यवाही का निर्णय आ गया है, उस निर्णय को रद्द करने के लिए दी जाती है उत्प्रेषण, सरसीगरेरी। प्रतिषेध की बात उत्प्रेषण रिट भी कार्यपालिका, विधायिका या प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। अधिकार परीक्षा देखते हैं हम, क्वो वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है, किस प्राधिकार के तहत आप ये काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद, पब्लिक ऑफिस को अवैध रूप से धारण किए हुए है। इसके द्वारा उससे यह पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से उस पद को धारण किए हुए है। बाय व्हाट अथॉरिटी इज ही होल्डिंग दैट ऑफिस। यदि वह इसका कोई सुआधारित उत्तर नहीं देता है तो उसे उस पद से हटाकर पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। इस रिट हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसका उस पद में हितबद्ध होना या उस पद का दावेदार होना जरूरी नहीं है। दिस इज ए डिस्क्रिशनरी ट्रीटमेंट। द एप्लीकेंट कैनॉट क्लेम दिस एज अ राइट। यह एक विवेकीय उपचार है, प्रार्थी अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार यह रिट जारी करने या न करने का निर्णय कर सकता है। वो मना भी कर सकता है कि ऐसी रिट हमको जारी नहीं करना है। ठीक है। अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो, इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति हेतु जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। यह रिट किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। रिट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की तुलना हम देखते हैं तो मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अनन्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हाई कोर्ट के बराबर है, ये उसका समवर्ती है। मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने की शक्ति तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को है। व्यक्ति दोनों में से कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दे रखी है कि पहले हाई कोर्ट में जाइए आप। हालांकि जरूरी नहीं कि आपको ऐसा करना ही है, आप दोनों जगह जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए रिट जारी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य संवैधानिक व सांविधिक अधिकारों की रक्षा हेतु भी रिट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 32 का विस्तार संपूर्ण भारत में, जबकि अनुच्छेद 226 का विस्तार केवल संबंधित राज्य क्षेत्र तक है। जिस राज्य क्षेत्र के हाई कोर्ट ने वो डिसीजन दिया है बस उसके राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है। रिटों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने की अधिकारिता प्राप्त है। या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, मान के चलिए जैसे जो मूल अधिकार हैं आपके, उससे संबंधित अगर कोई मामला है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पर रिट जारी करेगा। अब इसी जगह हम ये देखते हैं जैसे कि वोट देने का अधिकार, आपका वोट देने का अधिकार है, तो अधिकार तो ये भी है लेकिन ये मूल अधिकार आपका नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके इस अधिकार का अतिक्रमण किया जाता है तो आप कहाँ जाइएगा और आपके लिए रिट कौन जारी करेगा? तो इसके लिए हाई कोर्ट रिट जारी करेगा। ये ऐसा मामला है कि जिसमें अगर आप देखते हैं शक्ति को देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति हाई कोर्ट के पास में है। यद्यपि संसद को अनुच्छेद 139 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय को भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर दे। मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय का समवर्ती है। अतः याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी जा सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। उसे उच्चतम न्यायालय में जाने से पूर्व उच्च न्यायालय में जाना आवश्यक नहीं है, वह सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। किंतु यदि अनुच्छेद 32 के तहत या उसके अंतर्गत आदेश दिया जा चुका है तो वह उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रभावी होगा। ऐसी स्थिति में जिसमें हाई कोर्ट ने पहले कोई डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन उस पर प्रभावी होगा। अभिसरण इसका देखते हैं तो अनुच्छेद 139 यह अनुच्छेद संसद को उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने की अनुमति देता है। कौन सा आर्टिकल? 139। संसद के पास उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने का अधिकार है। हालांकि अभी तक ये अधिकार का प्रयोग संसद ने नहीं किया है। अनुच्छेद 32 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित इन्फोर्समेंट कराने के लिए उपचार रेमेडीज। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा हार्ट एंड सोल कहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी अनुच्छेद को संविधान की प्राचीर दीवार की संज्ञा दी है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गटकर ने इसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। किसने कहा है? गजेंद्र गटकर जी ने कहा है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।